नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 प्रश्न और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होने वाला है। इससे पहले हमने आपको पहला पार्ट कंप्लीट करा दिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे जो है चैनल पर यूपी लेखपाल की जो हिंदी की क्लासेस हैं वो रेगुलर यहाँ पर चल रही हैं, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं इसमें करंट अफेयर्स के भी हमने डाले हैं और बाकी आपके स्टैटिक जीके के यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि कौन सी कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा दिया है एप्पल, फिर है अमेजन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कंपनी बनी है ये है आपकी एप्पल। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एप्पल कंपनी की अगर बात करें तो इसके सीईओ वर्तमान में कौन है, तो टिम कुक जो हैं इसके वर्तमान में जो है सीईओ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एप्पल कंपनी की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1976 यानी कि 1 अप्रैल 1976 को ये जो है इस कंपनी की स्थापना की गई थी और ये जो है एक अमेरिकन कंपनी है। तो इतनी सब बातें आपको एप्पल कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन ममता बियॉन्ड 2021 नामक नई पुस्तक के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, राहुल रवेल, एस ओबराय, शांतनु गुप्ता या फिर जयंत घोषाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयंत घोषाल के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। और इसमें क्या बताया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी है इसका जो चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में 2021 में, ये यहाँ पर क्यों हार गई, तो इस चीज़ का वर्णन ममता बियॉन्ड 2021 नामक इस पुस्तक में किया गया है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक किया है और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है इसका जो है लॉन्चिंग आपको बतानी है कि ये किस वर्ष में की जाएगी, 2023, 2024, 2025 या फिर 2026। तो गगनयान कब लॉन्च होगा, तो ये सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये लॉन्च होगा आपका 2024 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2024 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया, वह एक थे। तो बताना है कि पंडित बिरजू महाराज किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, कथक नृत्यक, राजनीतिज्ञ, पर्यावरणवादी या फिर वायलिन वादक। तो अगर बात करें पंडित बिरजू महाराज की तो ये एक थे आपके क्या, कथक नृत्यक। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनका जो है घराना भी आपसे पूछ सकता है कि किस घराने से आते हैं ये। तो इनका जो घराना आता है वो है कालका बिंदादीन। क्या है, किस घराने से थे, तो ये थे कालका बिंदादीन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कालका बिंदादीन इस घराने से इनका संबंध था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो दिवस से भी क्वेश्चन आपको 1 से 2 मिलने वाले हैं, तो इनको आप जरूर याद रख के जाइएगा। तो विश्व कछुआ दिवस की यहाँ पर बात की गई है, तो ये कब मनाया जाता है, 20 मई को, 22 मई को या फिर 23 मई को। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि 20 मई को क्या मनाया जाता है, तो 20 मई को मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अगर यहाँ पर बात करें 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर यहाँ पर जो अगला ऑप्शन बचता है 23 मई, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। ये भी आपको पता होना चाहिए। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जितने भी हमने आपको दिवस बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी कि इफ्को के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है कि इफ्को के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, रजनीश सिंह, संजीव मेहता, दिलीप संघानी या फिर संबित पात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप संघानी को यहाँ पर इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और इससे पहले ये जो है इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में थे, लेकिन अब जो है इनको इफ्को का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलीप संघानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी। तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जो है किसने पारित किया था? तो 3 दिसंबर 2018 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसे पारित किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये पहली बार कब मनाया गया था, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 2019 को। याद कर लीजिएगा, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये पहली बार मनाया गया था 24 जनवरी 2019 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप टिक कर लीजिएगा। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता जी को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1957 में जो है क्या हुआ था, बलवंत राय मेहता जी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है गठन किया गया था। और इसको जो है सर्वप्रथम कहाँ से शुभारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये सभी को ना आए। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो ये थे जॉब चार्नॉक। ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी 1690 में। और कलकत्ता जो है किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके लाहौर अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को जो है क्या हुआ था, ये लाहौर अधिवेशन होता है। और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर बताना है इन 4 में से खरीफ की फसल कौन है। तो अगर बात करें खरीफ की फसल में, तो खरीफ की फसल में आ जाएगा आपका सोयाबीन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और अगर बात करें खरीफ की फसल में और कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो जैसे आपकी धान हो गई, ये भी आपकी खरीफ की फसल है। मक्का हो गई, ये भी आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आएगी। मूंग हुई, गन्ना हुआ, ये सब जो हैं आपकी आ जाती हैं खरीफ की फसल के अंतर्गत। ज्वार, बाजरा, ये भी यहीं पर खरीफ की फसल के अंतर्गत ही आती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। कहाँ पर हुआ था गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या फिर यजुर्वेद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। यहाँ पर ये जो है ऋग्वेद यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ऋग्वेद में जो है इसका प्रयोग हुआ था गोत्र शब्द का। और यहीं आपसे पूछा जा सकता है कि गोत्र प्रथा शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था। गोत्र प्रथा शब्द का अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोग कहाँ हुआ था, तो गोत्र प्रथा का प्रयोग हुआ था अथर्ववेद में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है केवल गोत्र शब्द का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो तीनों रेखाएं हैं ये किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो ये गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप। और ये जो है एशिया के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि प्रसिद्ध यक्षगान नृत्य संबंधित है उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से या फिर असम से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यक्षगान का जो संबंध है ये है कर्नाटक से। कर्नाटक का ये एक लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपका जैसे आ जाएगा चरकुला हुआ, ये फेमस है। नौटंकी हुई, रासलीला हुई, रामलीला हुई, ये सब आते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का एक फेमस है आपका कुचिपुड़ी, ये आपका पड़ता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश का ये फेमस लोक नृत्य है। और असम में आपका जैसे आ जाएगा बिहू हुआ, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो बिहू नृत्य जो है ये आपका संबंधित है असम राज्य से। तो इन सबको भी आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भोटिया जो है इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, ये यहाँ पर पहला ही गलत है। ये इसका जो भोटिया है ये इसका संबंध है उत्तराखंड से। तो पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल गया है सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और खासी जो है इसकी जो है संबंधित है ये मेघालय से, बिल्कुल सही है। संथाल, टोडा, संथाल का संबंध झारखंड से है, ये भी सही है। और टोडा का संबंध तमिलनाडु से है। तो इन सब जातियों का यहाँ पर संबंध जो 3 दी गई हैं ये, इनका संबंध बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। और जो भोटिया दी गई थी इसका संबंध जो है ये उत्तराखंड से है, उत्तर प्रदेश से नहीं है। तो इसको आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, ये आपको बताना है। कि ध्वनि तरंगें, पहला ऑप्शन है कि निर्वात में चल सकती हैं, दूसरा है केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, तीसरा दिया है केवल गैसों में चल सकती हैं, और चौथा दिया है कि ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये ठोस व गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ठोस व गैस दोनों में चल सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा जो है केंद्रीय मंत्रालय है जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इस योजना का जो है प्रारंभ किया गया है। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सभी को आता होगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर अगर बात करें बांदीपुर, ये जो है नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बांदीपुर जो है ये पड़ता है आपका कहाँ पर, कर्नाटक में। और ये जो है राजाजी ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में। और बात करें अगर पेरियार की, तो पेरियार आपका पड़ता है केरल में। तो ये तीनों भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, वित्त आयोग, चेलैया आयोग, सह आयोग या फिर सरकारिता आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेलैया आयोग। चेलैया आयोग का जो है यहाँ पर इसकी नियुक्ति की गई थी काले धन के उन्मूलन की जानकारी के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चेलैया आयोग, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वायु की गति मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है वायुदाब। तो वायुदाब जो है ये क्या होता है, वायुदाब को किससे मापा जाता है, ये मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है तो वो यहाँ पर समझ ले, वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से। अगला दिया है विंड वेन। ये जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है विंड वेन, विंड वेन का क्या प्रयोग होता है, तो वायु की दिशा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है विंड वेन का। और अगला दिया है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए। तो अब आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बचा है वो बचा है एनीमोमीटर। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके द्वारा हम वायु की गति को मापते हैं। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि जो है क्विनैन, इसका जो है निष्कर्षण किया जाता है। किससे किया जाता है इसका निष्कर्षण? क्विनैन जो औषधि है इसका प्रयोग किया जाता है मलेरिया रोग में। और इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो क्विनैन को जो प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है सिनकोना नामक पेड़ की छाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना की छाल से क्विनैन का जो है यहाँ पर निष्कर्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। तो हिस्ट्री का ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन। तो गुलाम का गुलाम ये कहा जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश को जो है गुलाम का गुलाम कहा जाता है। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 320, 322, 324 या फिर 326। तो अगर बात करें निर्वाचन आयोग की, तो इसका जो उल्लेख है वो किया गया है 324 से 329 के मध्य। तो अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है आपकी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेलांग घाटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। तो ये थे आज के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।